नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्य निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम विगत वीडियो से एकांकी के तत्वों की विवेचना कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 2 तत्वों की विवेचना हम कर चुके हैं, जिनमें हमने कथानक और जो है कथानक और इसके साथ हमने पात्र और चरित्र चित्रण वाले बिंदुओं को हमने देखा। अब हम अगला जो एकांकी का जो प्रमुख तत्व है वो है कथोपकथन या संवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, कथोपकथन या संवाद जिसको हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है ना, डायलॉग जो आप नाटक इत्यादि फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं, अभिनेता जो है अभिनय करने वाले डायलॉग बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी में संवाद क्या होते हैं, कथोपकथन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आगे हम इसी प्रश्न को हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आएगा, एकांकी के तत्वों का विस्तार से विवेचना कीजिए या एकांकी के तत्वों का एकांकी की तात्विक विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा। संवाद एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं। संवाद बिना एकांकी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो संवाद एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, संवाद क्या है? एकांकी के प्राण तत्व। इनके बिना एकांकी जीवित नहीं रह सकती। संवाद से ही एकांकी आगे बढ़ती है। बोलेंगे तो ही संवाद, एक पात्र बोलेगा, दूसरा पात्र बोलेगा, इस प्रकार से पात्र बोलने पर ही उनके चरित्र का पता लगेगा। इस प्रकार से जो लेखक की या एकांकीकार का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। तो ये संवाद एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं। एकांकीकार अपने कथ्य को कथोपकथन के द्वारा ही कहता है। एकांकीकार जो अपने कथ्य को जो कहना चाहता है, एकांकीकार जिस उद्देश्य को लेकर के एकांकीकार एकांकी लिखता है, वह उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस कथ्य को जो है कथोपकथन या संवाद में लिखता है। संवाद जो शैली है कथोपकथन के द्वारा ही कहता है। इसीलिए एकांकी के संवादों में सजीवता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता क्या होनी चाहिए? संवाद में क्या होनी चाहिए? संजीवता, ये होना चाहिए, संजीवता होनी चाहिए। और क्षमा करना, संजीवता नहीं, सजीवता, सजीव होने चाहिए। सजीवता, स्वाभाविकता और प्यारे विद्यार्थियों रोचकता, ठीक है, ये चीज़ें संवाद के अंदर होनी चाहिए। वाग विदग्धता, बोलने की कला, वाग विदग्धता, विदग्धता, वाग विदग्धता, क्षमा करना प्यारे विद्यार्थी, यहाँ ता है, वाग विदग्धता, वाग। आगे प्यारे विद्यार्थियों इसमें और क्या होगा? व्यंजनात्मकता, द्वंद्वात्मकता, ये विशेषता है। व्यंजनात्मकता और आपके इसमें होगा प्यारे विद्यार्थियों द्वंद्वात्मकता। पात्रों में द्वंद्व तो होगा ही। द्वंद्वात्मकता इसका जो मूल भाव होगा, विशेषता होगी द्वंद्वात्मकता। तो ये क्या है? संवाद की क्या हो गई? एक तरह से विशेषता हो गई। संवाद कैसा होना चाहिए? सजीवता युक्त, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, वाग विदग्धता, व्यंजनात्मकता और द्वंद्वात्मकता। तो इस प्रकार से संवाद में यह उपस्थित होने चाहिए, ये विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसा संवाद होना चाहिए जिसमें सजीवता हो, स्वाभाविकता हो, उसमें रोचकता हो, वाग विदग्धता यानी बोलने की कला, और व्यंजनात्मकता हो, द्वंद्वात्मकता आदि विशेषता होनी चाहिए। एकांकी के संवादों में ऐसा एक भी संवाद नहीं होना चाहिए जो उसके मूल कथ्य और उद्देश्य से
संबंध नहीं रखता हो, प्रत्यक्षतः संबंध न हो। यानी एकांकी के संवादों में ये एकांकीकार को ध्यान रखना होता है, या वही एकांकी सफल होता है जिस एकांकी के अंदर, जो प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी में क्या नहीं होना चाहिए, एकांकी के संवादों में एक भी ऐसा संवाद नहीं होना चाहिए जो उसकी मूल घटना का या जो उद्देश्य से लिखी गई है उस उद्देश्य या मूल कथ्य से अलग हट करके कोई संवाद हो। तो इस प्रकार का संवाद नहीं होना चाहिए। तो एकांकी के संवादों में ऐसा एक भी संवाद नहीं होना चाहिए जो उसके मूल कथ्य और उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध न हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया? यानी जो उद्देश्य और मूल कथ्य है उससे अलग हट करके कोई संवाद नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो फिर वो एकांकी सही नहीं मानी जाएगी, सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, एकांकी के संवादों में सरलता होनी चाहिए, गतिशीलता और वातावरण के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। एकांकी के जो संवाद है, एकांकी के संवादों में प्यारे विद्यार्थियों क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। ठीक है, एकांकी के पात्रों में, संवाद में या कथोपकथन में सरलता होनी चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए संवाद, सरलता, गतिशीलता और वातावरण की क्षमता होनी चाहिए। गतिशीलता और वातावरण की क्षमता, यानी वह ऐसे वातावरण को तैयार कर दे जिस वातावरण की आकांक्षा एकांकीकार जो है करना चाहता है। ऐसे संवाद होने चाहिए जो सरलता युक्त हो, गतिशीलता जो एकांकी को गति दे और वातावरण को भी निर्धारित कर दे, तैयार कर दे। संवाद छोटे छोटे और दृश्यात्मक होने चाहिए। संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद छोटे छोटे व दृश्यात्मक होने चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, दृश्यात्मक होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि सामने दृश्य चल रहा है, ठीक वैसा ही जैसा लेखक चाहता है, ठीक उसी प्रकार से जब पाठक पढ़ने वाला या दर्शक देखने वाला, उसको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में वो चीज़ सामने चल रही है दृश्य रूप में। तो इस प्रकार के संवाद लिखे होने चाहिए। दृश्य छोटे, संवाद छोटे होने चाहिए, डायलॉग छोटे छोटे होने चाहिए, और उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? दृश्यात्मकता होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए पढ़ करके जैसे वो घटना सामने घटित हो रही है। तो ये विशेषता होनी चाहिए। ये कथोपकथन या संवाद में जो है एकांकी के जो तत्व में, प्रमुख तत्वों में एक कथोपकथन संवाद वो प्राण तत्व माना जाता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया। अगला है चौथा संकलन त्रय। प्यारे विद्यार्थियों चौथा जो बिंदु है वो है संकलन त्रय। अब संकलन त्रय क्या है देखिए। त्रय माने तीन। एकांकी में लघु आकार में एक घटना के द्वारा तीव्रता से कार्य सिद्धि दिखाई देती है, क्योंकि एकांकी छोटी होती है तो उसमें छोटी घटना को या लघु आकार की ये चीज़ होती है। एकांकी क्या लघु आकार में होती है, छोटा आकार होता है एकांकी का। तो एकांकी में लघु आकार में एक घटना बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है और अपनी कार्य सिद्धि पूर्ण करती है, यानी अपने उद्देश्य की प्राप्ति करती है। इसीलिए इसमें कार्य, काल और स्थान की एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संकलन त्रय क्या? कार्य, काल और स्थान, इसकी क्या होनी चाहिए? एकता। इस एकता को क्या कहेंगे? संकलन त्रय। तो किसी भी एकांकी में काल, कार्य और स्थान की एकता होनी चाहिए। तो एकांकी की यानी उसका कार्य सही हो, काल सही हो और उसकी स्थान की एकता होनी चाहिए। उसमें एकांकी की समस्त घटनाएं एक ही स्थान पर और यथासंभव थोड़े से समय में होनी चाहिए। यानी एकांकी जो लिखी जाती है उसका जो समय स्थान होता है वो थोड़ा होता है, छोटा स्थान होता है। कहने का मतलब है एक ही स्थान पर ज़्यादा है उस चीज़ को दिखाया जाता है। उसके दृश्य वो एक ही, जैसे एक कमरा, जैसे शुरू में जैसे एकांकी जब आरंभ होती है तो उसमें पहले विवरण के रूप में दिखाया जाता है कि अलमारी है, एक कमरा दिखाया जा रहा है, उसके बाईं ओर दरवाज़ा खुल रहा है, पास में एक अलमारी है, रोशनदान है या एक मेज पड़ी है, उस पर कुछ कलमें रखी हुई है। तो इस प्रकार का एक दृश्य वहाँ पर दिखाया जाता है। और वह दृश्य एक तरह से मतलब वो जो स्थान या जो स्थिति है वो छोटी होती है। कहने का मतलब अलग अलग दृश्यों को या इस प्रकार से ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है। तो एक ही घटना एक स्थान पर और यथासंभव थोड़े से समय में होनी चाहिए। कुछ समीक्षकों का यह मत है कि एकांकी में संकलन त्रय उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एकांकी के समीक्षककार क्या कहते हैं कि एकांकी में जो संकलन त्रय माने कार्य, काल और स्थान की एकता, कार्य, काल और स्थान की एकता को क्या कहेंगे? संकलन त्रय। तो वो उपयोगी है, परंतु उसे कठोरतापूर्ण आवश्यक नहीं बनाया जा सकता, या उसको कठोरतापूर्वक उसको थोपा नहीं जाएगा। एकांकी में अगर स्थान, कार्य और कार्य या स्थान की अगर एकता को स्थापित करते समय उनमें कठोरता नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी संकलन त्रय का निर्वाह देश काल उद्देश्य आदि तत्वों में समाविष्ट हो जाता है। वैसे संकलन त्रय का जो समाहार है या संकलन त्रय की जो ये विषय वस्तु है वह उसके देश काल वाले जो तत्व है उसमें, वातावरण वाले तत्व में, या फिर देश काल और जो उद्देश्य वाले तत्व है उसमें समाहित हो ही जाता है। तो अलग से संकलन त्रय करने की आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य संकलन त्रय होता ही देश काल में, और ये जो तत्व होता है देश काल तत्व है, और ये जो उद्देश्य वाला तत्व है उसमें समाहित हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था संकलन त्रय। प्यारे विद्यार्थियों अगला जो बिंदु है वो है पांचवा जो तत्व है वह देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, देश काल या वातावरण पांचवा जो इसका एकांकी का तत्व है। तो एकांकी के कथानक में प्रस्तुत घटनाएं सार्वजनिक न होकर विशिष्ट देश काल में ही घटती है। यानी एकांकी में जो कथानक में प्रस्तुत जो घटनाएं हैं सार्वजनिक नहीं होती है, अपितु विशिष्ट देश काल में ही घटती है। यानी सार्वजनिक रूप से उस एकांकी में जो भी घटनाएं दिखाई जाएगी प्यारे विद्यार्थियों वो अलग अलग देशों में नहीं करके कि केवल एक देश या एक स्थान एक जो है विशिष्ट देश काल में ही घटती है। और स्त्री पुरुष किसी एक देश काल में ही अपने जीवन में क्रिया व्यापार करते हैं। जो भी एकांकी में दिखाया जाता है या लिखा जाता है वह उस समय की स्त्री पुरुष वह किसी एक ही देश काल में अपने जीवन में क्रिया व्यापार करते हुए दिखते हैं। कहने का मतलब यह नहीं कि एक सीन दिखा दिया अमेरिका का, दूसरा चीन का दिखा दिया, ऐसे भारत का दिखा दिया, ऐसे एकांकी में नहीं होता। एकांकी में एक ही स्थान को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वहीं उस देश काल में ही घटना घटित होती है। और इसीलिए एकांकी में देश काल और वातावरण का निर्माण बहुत जरूरी है। ये जब एकांकीकार लिखने बैठता है, एकांकी लिखता है, तो उसको देश काल और वातावरण का विशेष ध्यान होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए लिखें। तो इस प्रकार से एकांकी में देश काल या वातावरण का निर्माण आवश्यक है। ऐतिहासिक एकांकियों में तो इसका महत्व और भी अधिक है। जो ऐतिहासिक एकांकी है उसमें तो देश काल परिस्थितियां उसको ध्यान में रख करके ही लिखा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य मैं आपको मूल रूप से समझाऊं प्यारे विद्यार्थियों कि अगर मान लीजिए कोई ऐतिहासिक फिल्म बन रही है, मान लीजिए कोई पद्मावती पर या महाराणा प्रताप पर फिल्म बनाई जा रही है, तो वहाँ पर वो जो अगर रसोई का या महल का दृश्य दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर आधुनिक रसोई को आप नहीं दिखा सकते, आज के गैस चूल्हे को वहाँ पर नहीं दिखा सकते। कहने का तात्पर्य कि उस समय के जो रसोई के बनने में रसोई के जो सामग्री इत्यादि होती थी वही दिखानी पड़ेगी। महलों में वो पर्दे गुम्बद वो सब दिखाने पड़ेंगे, तब आपकी फिल्म वो क्या है उसे वो जो देश काल वातावरण वो तय करता है कि हाँ ये पौराणिक फिल्म ऐतिहासिक फिल्म है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसी एकांकी में भी इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, वह उसी प्रकार की चीज़ों को दिखाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए जो ऐतिहासिकता से ओतप्रोत हो। वातावरण की कुछ सृष्टि तो मंच व्यवस्था से पूरी हो जाती है। हालांकि जो शुरुआत में मैंने कहा कि एकांकी के बारे में जब लिखा जाता है तो प्रारंभ में वह सब चीज़ें स्थितियाँ को एक रूप से पात्रों के बारे में लिखा जाता है, और क्या क्या कक्ष है, कौन कौन से कक्ष है, वो सब चीज़ें कक्षों के बारे में, पौराणिकता के बारे में, ऐतिहासिकता के बारे में सब चीज़ें वहाँ पर पहले लिख दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो चीज़ें तैयार मिलती है। कहने का मतलब उसको लेकर के लिखा जाता है। तो सृष्टि तो मंच व्यवस्था में पूरी हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए पन्नादाय का नाटक करना है तो रंगमंच पर दिखाया जाएगा, तो रंगमंच पर उसी प्रकार के महलों को दिखाना, इधर एक दिशा में एक बिस्तर पर जो है चंदन सो रहा है, पन्नादाय का पुत्र एक तरफ उदय सिंह सो रहा है, तो उदय सिंह के जो वस्त्र इत्यादि है वो भी राजसी वेशभूषा जो है पहनाई हुई। तो ये सब चीज़ें क्या करना है वो देश काल और वातावरण के अनुसार ही होता है। उसी प्रकार से हमें अभिनीत लिखना पड़ता है या जो एकांकीकार को लिखना पड़ता है। तो ये सब रंगमंच पहले ही व्यवस्था उसमें पूरी हो जाती है। इसके लिए एकांकीकार को आवश्यक रंग संकेत देने चाहिए कि ये स्थिति है, ये यहाँ पर ये पौराणिकता या ऐतिहासिकता है, तो इस प्रकार ऐतिहासिकता के रंग संकेत देने चाहिए। निर्देशक जो है उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। जो निर्देशक जो इसको एकांकी को अगर अभिनय के द्वारा दिखाया जाता है तो वह आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। वातावरण की सृष्टि के लिए पात्रों की वेशभूषा, जैसे भी वातावरण जिस वातावरण की एकांकी लिखी जा रही है उस अनुसार वेशभूषा, उसी के अनुसार बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द और पात्रों के व्यवहार पर एकांकीकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ऐतिहासिक पात्र दिखाए जाए तो ऐतिहासिक पात्रों के अनुसार भाषा होनी चाहिए। ये नहीं कि आज की तरह अंग्रेजी बोल रहे मोबाइल। अगर महाराणा प्रताप का या पन्नादाय का या फिर शिवाजी महाराज की कोई एकांकी लिखी जा रही है तो उसमें आज की तरह हेलो मोबाइल, ये याहू या फेसबुक, व्हाट्सएप ये शब्द नहीं आएंगे।
क्योंकि वो चीज़ें उस समय की चीज़ों को ही आपको लेना पड़ेगा। तो ये कहने का तात्पर्य कि उसी प्रकार के बोलचाल, पारिभाषिक शब्दों और पात्रों के व्यवहार पर एकांकीकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला अध्ययन बिंदु, अगला जो पॉइंट है वो है भाषा शैली। छठा क्या है? भाषा शैली। भाषा शैली वाले बिंदु पर हम चर्चा करें तो इसमें देखिए, एकांकी में प्रयुक्त होने वाली भाषा भी विशेष प्रकार की होती है। एकांकी में जो भाषा प्रयुक्त होती है वो विशेष प्रकार की होती है। क्या लिखना है? एकांकी में प्रयुक्त होने वाली भाषा विशेष प्रकार की होती है। एकांकी की भाषा में विशेषता होनी चाहिए, एकांकी की भाषा में विशेषता होनी चाहिए कि जिससे वह कई स्तरों तक अपने अर्थ की व्यंजना कर सकते हैं। यानी भाषा इस प्रकार से होना चाहिए कि वह सभी अर्थों को व्यंजित कर सके, प्रदर्शित कर सकते, अर्थ को प्रकट कर सके, और सांकेतिकता के द्वारा कथ्य और चरित्रों के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सके। यानी ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो कथानक, जो कथ्य कहा जा रहा है एकांकीकार के द्वारा, उस कथ्य को, उसके चरित्रों के विभिन्न पक्षों को उजागर कर सके, ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और भावनाओं के उतार चढ़ाव को भी स्पष्ट कर सके, भाषाओं के द्वारा भावनाओं का उतार चढ़ाव, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे कोई घायल हो गया, युद्ध क्षेत्र का दृश्य या कोई ऐसी एकांकी लिखी जाए तो वहाँ पर घायल सैनिक है तो उसको आगे पहले लिखा जाएगा कराते हुए आ है, कराते हुए सैनिक बोलता है। इस प्रकार का जो दृश्य शब्द भाषा के द्वारा दिखाया जाता है कि हाँ वास्तव में वो घायल है। तो ये चीज़ें क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें शब्दों का उतार, भावना का उतार चढ़ाव आदि को दर्शाया देता है। जैसे कोई दुखी है तो ऐसे लंबी सांस, ऊँच सांस से लेते हुए, नीच सांस लेते हुए, ऐसे शब्द वो काम में लेंगे तो ऐसा लगता है कि वो दुखी है। इस प्रकार के दृश्य वो दिखनाई पड़ते हैं शब्दों के, भाषाओं के द्वारा। एकांकी की भाषा वास्तविक बोलचाल की भाषा के निकट हो, ये ध्यान रखना। एकांकी की भाषा वास्तविक जो बोलचाल की भाषा उसके निकट होनी चाहिए। और पात्रों की शिक्षा दीक्षा सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। पात्रों की जो शिक्षा दीक्षा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति के अनुकूल ही होनी चाहिए। उसे इतना मूर्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि लगे कि जैसे सामने घटित हो रहा है। नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो ऐसा लगे कि सामने ही वो चीज़ घटित हो रही है। तो इस प्रकार का भाव लेकर के एकांकीकार लिखते हैं। एकांकीकार अनेक शैलियों में एकांकी की रचना करता है। अब शैलियाँ कौन कौन सी एकांकी? जैसे यथार्थवादी शैली, एकांकी की शैली देखिए, एकांकीकार, एकांकी की शैलियाँ। तो शैलियों में देखिए किस प्रकार की शैलियों में वो लिखता है। यथार्थवादी शैली, यथार्थवादी शैली, ठीक है। और कौन कौन सी शैली है? यथार्थवादी शैली और प्रतीकात्मक, काव्यात्मक इत्यादि, ये शैलियाँ हैं। काव्यात्मक, प्रतीकात्मक, तो ये इन शैलियों में क्या लिखता है एकांकीकार? अपनी भाषा शैली से जो है इस शैली में एकांकी लिखता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी की शैली का स्वरूप इससे भी प्रभावित होता है कि वह किस माध्यम से प्रयुक्त की जा रही है। एकांकी की शैली का स्वरूप इस माध्यम से भी, इस आधार पर भी प्रभावित होती है कि किस माध्यम के द्वारा एकांकी को प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी जैसे रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाली एकांकी है जो थिएटर में दिखाई जाती है, रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है, नाटक के द्वारा अभिनीत की जाती है, या फिर रेडियो के द्वारा रूपक के रूप में दिखाई जाती है, सुनाई जाती है। रेडियो रूपक जो बनता है उसमें एकांकी को प्रसारित करने में या फिर रंगमंच को प्रस्तुत करने में और एकांकी की शैली में समानता नहीं होती। ध्यान रखना, जो एक तो दृश्य में दिखाया जा रहा है, जैसे एक तो टीवी में दिखाया जा रहा है, एक रेडियो पर सुनाया जा रहा है, तो दोनों में अंतर होगा। रेडियो में केवल शब्दों के द्वारा आपको दर्शाया जाएगा और टीवी में आपको शब्द भी होंगे, ध्वनि भी होगी और आपको दृश्य भी दिखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में शैलियों में क्या होगा? अंतर होगा, रेडियो और आपके रंगमंच में। तो इस प्रकार से भाव संप्रेषण के लिए एकांकी में समुचित शैली का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार के भावों का उचित जो है प्रसार करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए एकांकी में उचित प्रकार से शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है आज हमने 4 अध्ययन इसके तत्वों को पढ़ा। गतोपकथन या संवाद, संकलंत्र और देश काल या वातावरण और भाषा शैली। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एकांकी के बाकी के तत्वों को लेकर के। और तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इन एकांकी के तत्वों को पढ़िए और नोट्स बनाइए, याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।